नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए हमने इस वीडियो सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है और अब हम भारत के भूगोल को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले भारत के भूगोल के 15 भाग आ चुके हैं, तो अगर आपने उन भागों को नहीं देखा है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी उन भाग्स को देख लीजिएगा। ज्योग्राफी से पहले हमने हिस्ट्री के तीनों पार्ट करवा चुके हैं, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न। उन तीनों भागों के भी 500 क्वेश्चन करवाए जा चुके हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और फैक्चुअल डाटा वहाँ पे करवाया गया है। तो आप उसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, जल्दी से जल्दी उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा। इस वीडियो सीरीज को तब तक कंटिन्यू रखा जाएगा जब तक कि आपका हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल का जो रिटर्न एग्ज़ाम है उसकी एग्ज़ाम डेट नहीं आ जाती। तो तब तक इस वीडियो सीरीज को अंत तक जरूर देखते रहें। और अगर कोई आरपीएफ वाला बच्चा भी देख रहा है तो वो भी इस वीडियो सीरीज को अंत तक देखते रहें, क्योंकि 50 क्वेश्चन जीके जीएस के पूछे जाते हैं और स्टैटिक जीके हम यहाँ पे करवा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है अगर आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। जब तक इस वीडियो का अंत नहीं हो जाता तब तक आप अगर देखेंगे तो डेफिनेटली आपके 40 से 42 क्वेश्चन ईजिली आप इसके अंदर से ठीक कर ले जाएंगे। कोई भी आपका डाउट है, क्वेरी है, सजेशन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो सेक्शन के अंत में आप कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि टॉप 25 में से कितने आप यहाँ पे ठीक कर पा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा भारत का भूगोल और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं। भारत में मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश राज्यों में किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो भारत में मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया था। किन किन राज्यों में किया गया था? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में। और ये किस वर्ष शुरू किया गया था? 1977-78, 1988-89, 2003-04 या फिर 2008-09। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम है ये 1977-78 में शुरू किया गया था। रेगिस्तान विकास कार्यक्रम को 1977-78 में एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में पेश किया गया था। इसे सूखे के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने और पहचाने गए रेगिस्तानी क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधन आधार के कायाकल्प के माध्यम से मरुस्थलीयकरण को नियंत्रित करने के लिए शुरू किया गया था। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण होती है? तो भारत के जो उत्तर पश्चिम के राज्य हैं जैसे कि राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया और हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, तो इन राज्यों में जब शीत ऋतु आती है, ठंड आती है, तो उस समय भी यहाँ पे इन राज्यों में बारिश होती है। तो ये पूछा गया किस कारण यहाँ पे बारिश होती है? तो क्या पूर्वी जेट पवनों की वजह से बारिश होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से बारिश होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश होती है, या फिर पश्चिमी जेट पवनों की वजह से बारिश होती है? क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो भारत के उत्तर पश्चिम राज्य है इनमें शीत ऋतु में बारिश होने के कारण है पश्चिमी विक्षोभ। तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण यहाँ पे बारिश होती है। पश्चिमी विक्षोभ भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा के लिए जिम्मेदार है। पश्चिमी विक्षोभ यूरोप और अटलांटिक महासागर के निकट मध्य अक्षांश क्षेत्र में उत्पन्न होता है। तो ये हो जाएगा इसका थोड़ा सा डिटेल्ड। तो नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का कारण कौन है? तो भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का कारण क्या है? उपोष्ण पछुआ जेट पवने, आर्द्र पछुआ जेट पवने, पश्चिमी विक्षोभ या फिर दक्षिण पश्चिमी मानसून। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का कारण क्या है? उपोष्ण पछुआ जेट पवने। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि भारत में पश्चिमी विक्षोभ से औसत वार्षिक वर्षा लगभग कितनी होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ से जो शीत ऋतु में वर्षा होती है तो वो लगभग कितनी होती है ये पूछा गया है। 9%, 5%, 7% या फिर 3%? क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण सर्दियों में वर्षा होती है तो ये औसतन वार्षिक वर्षा 3% होती है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया भारतीय प्लेट निरंतर किस दिशा में गतिशील है? यानी कि जो भारतीय प्लेट है निरंतर किस दिशा में ये गति कर रही है, किस दिशा में ये बढ़ रही है? क्या पूर्व दिशा की ओर बढ़ रही है, उत्तर दिशा की ओर बढ़ रही है, दक्षिण दिशा की ओर बढ़ रही है या फिर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रही है? क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
तो ये भारतीय जो प्लेट है ये उत्तर दिशा की ओर बढ़ रही है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया भारत के भू क्षेत्र को भूकंप प्रवणता की दृष्टि से कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। तो भारत के भू क्षेत्र को भूकंप प्रवणता की दृष्टि से कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, आइए देख लेते हैं। 2, 3, 5 या फिर 8। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये 4 पार्टों में भू क्षेत्र को, भारत के भू क्षेत्रों को भूकंप की दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इन सूचनाओं के आधार पर भारत को 4 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है, जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 6। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने वर्ष 1935 में पहली बार देश के भूकंपीय जोनिंग मानचित्र को प्रकाशित किया था। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर का परिचालन हैदराबाद में कब किया गया था। तो ये जो भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर है ये कहाँ पर अवस्थित है, तो ये हैदराबाद में अवस्थित है। और इसका शुभारंभ कब किया गया था, मार्च 2011, जनवरी 2003, नवंबर 2008 या फिर जुलाई 2005। क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये जुलाई 2005 में भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर है, इसका परिचालन हैदराबाद में शुरू किया गया था। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया देश तट मतलब डैश तट का विस्तार प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी तट पर उत्तर में फॉल्स पॉइंट से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। तो कौन सा है, कोरोमंडल तट है, काठियावाड़ तट है, काठियावाड़ तट है। ये 2 ऑप्शन एक ऑप्शन 2 बार आ गए हैं, कोई बात नहीं, मालाबार तट है। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो कोरोमंडल तट है इसी का विस्तार प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी तट पर उत्तर में फॉल्स पॉइंट से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया भारतीय मौसम विज्ञान का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है। तो भारतीय मौसम विज्ञान का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है, पश्चिम बंगाल में, हैदराबाद में, नई दिल्ली में या फिर केरल में। क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो भारतीय मौसम विज्ञान है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में अवस्थित है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया भारतीय मौसम विज्ञान कार्यालय की जो स्थापना है वो कब की गई थी, 1875 में, 1989 में, 1921 में या फिर 1897 में। क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो भारतीय मौसम विज्ञान कार्यालय है इसकी स्थापना सन 1875 में की गई थी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय सर्वप्रथम कहाँ अवस्थित था। तो भारतीय मौसम विज्ञान का जो विभाग का मुख्यालय था यह सर्वप्रथम कहाँ पर था, जहाँ पर इसकी जो मतलब जो शुभारंभ है वो किया गया था। तो सबसे पहले कहाँ किया गया था, तेलंगाना, नई दिल्ली, कोलकाता या फिर गुजरात। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये कोलकाता में जो सर्वप्रथम इसकी शुरुआत थी कोलकाता में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय कोलकाता से नई दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया। तो हम ऊपर सारी डिटेल देख चुके हैं, अब हम डायरेक्ट ये देखेंगे कि कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया था भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय, 1944, 1929, 1952 या फिर 1989। क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो 1944 था सन, इसी में भारत का जो मुख्यालय था वो कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है भारत में चक्रवात प्रभावित करते हैं। तो भारत में जो चक्रवात आते हैं वो किसको प्रभावित करते हैं, अरब सागर को प्रभावित करते हैं, बंगाल की खाड़ी को प्रभावित करते हैं, इन दोनों को करते हैं या फिर इनमें से किसी को नहीं करते। क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो भारत में चक्रवात आते हैं ये दोनों को प्रभावित करते हैं, अरब सागर को भी प्रभावित करते हैं और बंगाल की खाड़ी को भी प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है भारत का कौन सा राज्य है
चक्रवात, बाढ़ एवं सूखा तीनों ही प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्य है। तो भारत में 28 राज्य हैं। 28 राज्यों में से ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जो चक्रवात से भी ग्रस्त है, बाढ़ से भी ग्रस्त है और सूखा से भी ग्रस्त है? ऐसी तीनों आपदा ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, मानव निर्मित नहीं है। चक्रवात भी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है और सूखा भी प्राकृतिक आपदा है। तो ऐसा कौन सा राज्य है जो इन तीनों प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त है? क्या महाराष्ट्र है, केरल है, तमिलनाडु है या फिर ओडिशा है? तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो भारत का ओडिशा राज्य है ये चक्रवात, बाढ़ और सूखा तीनों ही प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्य है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है देश की पहली आपदा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो जो देश का पहला आपदा प्रशिक्षण संस्थान है इसकी स्थापना कहाँ की गई है? सूरत गुजरात में, नासिक महाराष्ट्र में, हिसार हरियाणा में, लातूर महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये लातूर महाराष्ट्र में देश के पहले आपदा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है। देश का पहला राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान जो कि सीआरपीएफ के परिचालन कमान के तहत है। 2008 में महाराष्ट्र के लातूर में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हुदहुद बंगाल की खाड़ी में कब उत्पन्न हुआ था? मतलब उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो हुदहुद आया था ये बंगाल की खाड़ी में कब उत्पन्न हुआ था? जुलाई 2011, अक्टूबर 2014, सितंबर 2015, अप्रैल 2009। क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये अक्टूबर 2014 में उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात था हुदहुद ये बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया भारत का सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है? तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सर्वाधिक बाढ़ आती रहती है? तो क्या बिहार है, केरल है, ओडिशा है या फिर महाराष्ट्र है? तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देख लीजिएगा बिहार ऐसा राज्य है भारत का जो सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है। बिहार भारत का सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्य है जिसमें 76% आबादी ऐसी जगह पर रहती है जहां बाढ़ का पानी कभी भी तबाही मचा सकता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया डैश को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। तो किसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है? चिकनी मिट्टी को कहा जाता है रेगुर मिट्टी, लाल मिट्टी को कहा जाता है, काली मिट्टी को कहा जाता है या फिर बलुई मिट्टी को कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन नंबर जो 18 है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। भारत की जो स्थानीय मिट्टियों में से काली मिट्टी है सबसे अलग दिखाई देती है, इसे रेगुर भी कहा जाता है। इसमें नाइट्रोजन, पोटास, ह्यूमस की कमी होती है लेकिन प्राय इसे काली कपास मिट्टी कहते हैं क्योंकि इसमें कपास की खेती ज़्यादा होती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया डैश का निर्माण बेसाल्ट लावा की अपक्षय एवं अपर्दन के कारण हुआ है। तो किस मिट्टी का जो निर्माण है वो बेसाल्ट लावा की अपक्षय एवं अपर्दन के कारण हुआ है? लाल मिट्टी का विकास हुआ है, बलुई मिट्टी का विकास हुआ है, दोमट मिट्टी का विकास हुआ है या फिर रेगुर मिट्टी का विकास हुआ है? क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये हो जाएगा रेगुर मिट्टी। तो रेगुर मिट्टी का जो निर्माण है वो बेसाल्ट लावा की अपक्षय एवं अपर्दन के कारण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया काली मिट्टी किस फसल के लिए अत्यधिक उपयुक्त है? तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है तो आपको आता भी होगा, मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो काली मिट्टी कपास की फसल के लिए बेहतर मानी जाती है, यानी कपास की मिट्टी के लिए माफ़ कीजिएगा कपास की फसल के लिए काली मिट्टी को बेहतर माना जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 में कहा गया किस मिट्टी में जल धारण की तीव्र क्षमता पाई जाती है? तो कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसमें जल धारण की क्षमता अधिक होती है या फिर तेज होती है, जो पानी को जल्दी सोख लेती है? तो दोमट मिट्टी होती है,
काली मिट्टी होती है, बलुई मिट्टी होती है या फिर चिकनी मिट्टी होती है। क्वेश्चन नंबर जो 21 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये काली मिट्टी होती है जिसमें जल धारण की जो क्षमता होती है वो तीव्र होती है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 22 पर। तो क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया लेटराइट मिट्टियों का सर्वप्रथम, यहाँ पे देख लीजिएगा, लेटराइट मिट्टियों का सर्वप्रथम अध्ययन बुकानन ने कब किया था। सबसे पहले आपको ये याद रखना है, लेटराइट मिट्टियों का जो सर्वप्रथम अध्ययन है ये किसके द्वारा किया गया था, तो बुकानन के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, 1905 में किया गया था, 11 में किया गया था, 19 में किया गया था या फिर 1956 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो लेटराइट मिट्टियों का सर्वप्रथम अध्ययन है ये बुकानन के द्वारा 1905 में किया गया था। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया जल धारण की क्षमता सबसे अधिक किस मिट्टी में होती है, चिकनी मिट्टी में, काली मिट्टी में, दोमट मिट्टी में या फिर बलुई मिट्टी में। तो क्वेश्चन नंबर जो 23 है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जल धारण की जो क्षमता सबसे अधिक होती है वो होती है चिकनी मिट्टी में। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया सामान्य फसलें उगाने वाली मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए। तो मिट्टी की जांच करवानी भी बहुत ज़रूरी होती है। जो किसान भाई होते हैं वो फसल उगाने से पहले अपनी मिट्टी की जांच करवाते हैं कि जिससे पता चल सके उसमें मिट्टी में हुमस की मात्रा कितनी है, मिट्टी में पोटास की मात्रा, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट्स उसके मिट्टी में जो ज़रूरत कण होने चाहिए मिट्टी की जाँच से पता चल जाता है कि कितनी उनके अंदर कमी है और कितनी नहीं है। तो इसीलिए अगर आप किसान हैं या फिर आपका कोई किसानी से जुड़ा हुआ है तो प्लीज़ उन अवेयरनेस फैलाइए कि मिट्टी की जांच अवश्य करवाएं अपनी फसल उगाने से पहले। तो आइए देख लेते हैं सामान्य फसल उगाने वाली मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए। 4 से 6 के मध्य है, 5 से 6 के मध्य है, 6 से 7 के मध्य या फिर 5 से 7 के मध्य। क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये 6 से 7 के मध्य में जो पीएच होता है वो होना चाहिए। सामान्य फसल उगाने वाली मिट्टी का जो पीएच मान है वो होता है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 25 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। यहाँ पे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 25। इसमें कहा गया तेजाबी मृदाएं किस प्रकार की होती हैं। जो तेजाबी होती है मृदाएं वो किस प्रकार की होती है, आग्नेय प्रकार की होती है, अवसादी होती है, रूपांतरित होती है, फिर सभी होती है। क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये अवसादी प्रकार की जो प्रकृति होती है, जो तेजाबी मृदा होती है उनकी प्रकृति अवसादी प्रकृति की होती है। तो ये टॉप 25 क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए। आई होप आपको अच्छे लगेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे मुझे और मोटिवेशन मिलता रहे। ये हमारे सोशल आइकन है। यूट्यूब पर अगर स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन करके सर्च करेंगे तो हमारा चैनल आपके पास सामने आ जाएगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज भी हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा। स्टडी 4 है, 1 2 3 4 वाला 4 है। पब्लिक सर्विस कमीशन करके सर्च करेंगे तो हमारा पेज आपके सामने आ जाएगा जिस पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं, डेली अपडेट डालते रहते हैं, चाहे वो नोटिफिकेशन से रिलेटेड हो, रिजल्ट से रिलेटेड हो या कोई भी रिलेटेड हो, हम डेली अपडेट उसके अंदर डालते रहते हैं। उसके बाद ये जो टेलीग्राम चैनल है ये आपको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लेना है t.me/study for public service कमीशन करके, क्योंकि सारी PDF इसी पर फ्री में मिलती हैं। जो अभी हम सीरीज चला रहे हैं हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए, इसकी बिल्कुल फ्री में जो PDF है वो टेलीग्राम पर डाल दी जा रही है, मतलब समय समय पर। और जो RPF की PYQ की सीरीज आने वाली है अभी कुछ टाइम के बाद, उसकी भी जो फ्री में PDF है वो भी इसी टेलीग्राम चैनल पर डाली जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट सब कुछ वहाँ पर बता दिया जाता है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।